देखिए बात आती है स्कूल करिकुलम की। अब स्कूल करिकुलम होता क्या है? देखिए पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें और भी होती हैं स्कूल्स में। जैसे आपका कोई कंपटीशन हो सकता है, ड्राइंग कंपटीशन हुआ या कोई क्राफ्ट का हुआ, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ स्कूल में होती है, या स्पोर्ट्स डे जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है। केवीएस में तो बहुत होता था, हमारे हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें स्कूल में चलती रहती थी। जैसे कभी फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत कुछ तैयारियां की जाती थी, तो मतलब हर तरीके से बच्चे इन्वॉल्व होते थे। फ्राइडे सैटरडे को हमारे 2 सीसीए के मतलब पीरियड होते थे। तो सीसीए में क्या करते थे? सीसीए की फुल फॉर्म होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब जो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ जिसमें हमारा बहुत कुछ होता था। प्रोजेक्ट बनवा लिए जाते थे हमसे, डिस्प्ले बोर्ड को सजवा लिया जाता था। कई बारी हमें टास्क दिए जाते थे कि तुम्हें पेड़ पौधे लगाने हैं। कभी टास्क मिलता था कि आपको इसमें एक कंपटीशन होना है, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपटीशन, तो इसमें आपको हिस्सा लेना है। सब बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना होता था। ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा नहीं बचता था जो पार्टिसिपेट नहीं करता हो। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना, ये स्कूल के करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अब प्लानिंग, टीचर को कैसी प्लानिंग करनी चाहिए लोकल एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए। मान लो आप कहीं टीचर हो और आपकी पोस्टिंग एक ऐसे एरिया में हो गई जहाँ पे लोग सब गांव वाले हैं। ठीक है, तो आपको उनके अनुसार चीज़ें करनी हैं, आपको पढ़ाना है उनके अनुसार। आपको खुद को नहीं पढ़ाना होता, आपको बच्चे के अनुसार सारी चीज़ें करनी है। तो जो लोकल एरियाज़ के बच्चे हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देते हुए चीज़ें रखनी है, अपनी प्लानिंग करनी है। तो अब देखिए फ्लैक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ फ्लैक्सिबिलिटी क्यों लिखा मैंने? आपने देखा होगा जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ सूर्य सबसे जल्दी निकल जाता है, तो वहाँ स्कूल बच्चों का 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या हर एक एरियाज़ में आपने देखा है 6 बजे स्कूल स्टार्ट होता हुआ? यूपी में स्कूल 8 बजे, मोस्टली 8 बजे स्टार्ट होते हैं, हद से हद 7 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे स्टार्ट होना ही होना है। तो वो जो स्कूल की टाइमिंग है वो वहाँ के एरिया को देखते हुए की गई है ना। वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, वहाँ का एरिया देख के वहाँ पे स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई। तो इसी तरीके से जो वर्क होना चाहिए वो वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फ्लैक्सिबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जैसे सर्दियों का टाइम हो जाता है, बच्चों का थोड़ा सा लेट स्कूल स्टार्ट होता है, गर्मियों में स्कूल जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं फ्लैक्सिबल। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी आनी ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसाइड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए स्कूल का, है ना, बेस्ट होना चाहिए, तभी हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, अच्छे से पढ़ पाएंगे, उन्हें मज़ा भी आएगा, उन्हें स्कूल आना भी अच्छा लगेगा। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, देखो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है वोकेशनल एजुकेशन। अब ये क्या होती है? वोकेशनल एजुकेशन होती है जो उनको हेल्प करती है जॉब्स पाने में। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की स्कूलिंग कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्या हो जाती है, मतलब उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, कई बार उनको कॉलेज नहीं जाने दिया जाता, गर्ल्स के साथ कभी कभी होता है। तो उन्हें वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। अगर कोई घर में, उन्हें सपोज़ करो कोई मैकेनिक है, वो कार ठीक करते हैं, तो उसको वो चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर कोई दुकान पे बच्चा बैठता है तो वो हिसाब किताब करना सीख जाता है, तो उसको दुकान चलाने की चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अगर कोई बिज़नेस में बहुत अच्छा है, उसके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके घर में कोई बिज़नेस में बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, सिविल का कोई काम हो सकता है, बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम हो सकता है, तो उसको वो चीज़ें सीखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि हमें नहीं पढ़ पाते और हमें जॉब बहुत जल्दी चाहिए होती है, और अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं होता तो कोई अच्छी कंपनी हमें जॉब नहीं देती। तो हमें अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमें वोकेशनल एजुकेशन दी जाए तो वही होती है वोकेशनल एजुकेशन, जो मतलब अलग कोई अपना बिजनेस हो, अपना काम हो, उस काम के बारे में जो नॉलेज होती है, उस काम के बारे में जो आप सीखते हो, वही वोकेशनल एजुकेशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं उनको जॉब दिलाने में, है ना। आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो ये भी स्कूल का करिकुलम ही है। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड किए जाएं, है ना।
मल्टीपल रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड किए जाएँ तो अच्छी एजुकेशन मिलती है, सभी जानते हैं। उसके बाद आईसीटी, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डे टू डे लाइफ में। बच्चे को कंप्यूटर के बारे में, तो बच्चों को आईसीटी का पता होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की लाइफ में, उसकी एजुकेशन को बढ़ावा देती है। तो आईसीटी की जानकारी होनी ज़रूरी है। आईसीटी को मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक डिटेल टॉपिक होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, इसलिए मैं ये यहीं पर मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। अब देखिए प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन के लिए जो प्लानिंग की जानी चाहिए ना, तो बिल्कुल टू द ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी का मतलब है कि बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए वो चीज़, ये नहीं कि हवा में कुछ भी बना दिया, ठीक है। डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज मतलब जो हर पहलू को अपने अंदर ले। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो सेंट्रलाइजेशन जो एक ही पहलू पे नज़र डालता है बस और फिर प्लानिंग कर दी, नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन ये ओवरऑल प्लानिंग, आपको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये होता है, ये स्कूल करिकुलम के बारे में था। अब देखिए एग्ज़ाम रिफॉर्म, मैंने बताया था एग्जामिनेशन रिफॉर्म होना चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम ख़राब है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें एनसीएफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर एग्जामिनेशन रिफॉर्म हो गया ना, तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगी बच्चे के ऊपर। अब बच्चा क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा थोड़ा दिमागी रूप से विकसित नहीं था, लेकिन उसका पेपर पहले ले लिया गया, उसको टाइम नहीं मिला। अगर उसको आधे घंटे का टाइम मिलता तो उसके अंदर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता ना, उसके अंदर ये चीज़ तो आ जाती कम से कम कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो देखिए स्ट्रेस शुड बी रिड्यूस, तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा इस चीज़ से, और बच्चे फैक्ट से लेके थिंकिंग पे आ जाएंगे। अगर आप देखो क्वेश्चनिंग अच्छा करोगे, क्लास में अच्छा पढ़ा रहे हो, सीधा फैक्ट्स बता दिए और उनकी थिंकिंग आपने चेक नहीं की, आप पढ़ा के ऐसे ही चले गए, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ बच्चों के साथ, तो होता क्या है, वो फैक्ट्स पर ही सीमित रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थिंकिंग की तरफ जाना है। आपको ये चेक करना है कि बच्चा थिंकिंग कैसी कर रहा है, बच्चे का कितना कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो कैसे सोच रहा है ना। तो ये चीज़ें देखनी है। क्वेश्चन पेपर कैसा सेट होना चाहिए जिसमें रोट लर्निंग ना हो, क्वेश्चन ऐसे हों कि बच्चे की थिंकिंग को बढ़ावा दें, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मल्टीलिंग्वलिज्म को फॉलो करे टीचर। मल्टीलिंग्वलिज्म का मतलब क्या है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ हो, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यों एनसीएफ में कहा गया। पहली लैंग्वेज आपकी बच्चे की मदर टंग होती है, जिस भाषा, जैसे जिस रिलीजन का बच्चा है, जैसे उसके घर में सपोज करो तमिल बोली जाती है, तो ऐसा नहीं अगर वो क्लास में आके आपको कुछ तमिल में बताए तो आप उसको कहो कि चुप हो जाओ, इंग्लिश में बताओ या हिंदी में समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रही। आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है, आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी है। बच्चा पहला जो बच्चे का स्कूल होता है ना, सही मायने में वो उसका घर होता है। जैसे उसके आसपास के लोग बातें करेंगे वो ही सीखेगा, और फिर वो क्लास में आके अगर वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है तो आपको उसे उस टाइम पे मौका देना है अपनी बात कहने के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो बच्चे का सबसे पहली जो लैंग्वेज होगी वो मदर टंग, अगर वो अपनी मदर टंग में बात करता है तो आपको उसको पूरी आज़ादी है इस चीज़ की, ठीक है। वो बोले, वो एक्सप्लेन करे अपनी बात को, एटलीस्ट अपनी बात तो रखेगा आपके सामने। दूसरी चीज़, अगर वो तमिल से आया है बच्चा, उसका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अब वो अपने ऐसे रीजन में आ गया है जहाँ पे सब पंजाबी हैं, तो वो पंजाबी भी सीख गया, तो अगर वो पंजाबी में कुछ बोल रहा है तो आपको उसको बोलने देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम पंजाबी में नहीं बोल सकते, तुम्हें तो इंग्लिश में ही बात करनी है या हिंदी में ही बात करनी है। ये टीचर का तरीका नहीं है। एनसीएफ इस बात को पर पूरी तरीके से अमल करता है कि टीचर को बच्चे को अपनी लैंग्वेज में बात करने की आज़ादी देनी चाहिए। तो ये रीजनल लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है। थर्ड लैंग्वेज वो है एज सच कुछ भी जो आप उसको सिखाना चाहते हो, आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो इंग्लिश सिखाओ, अगर आप हिंदी सिखाना चाहते हो तो आप उसको हिंदी सिखाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तब थर्ड लैंग्वेज पे आते हैं।